मोनिका ने हंसते हुए जूते पहन लिए। मैं खामोशी से उस लड़की को देख रहा था और सोच रहा था कि ये सिर्फ मेरे ट्रांस में आकर इस कदर नरम हो गई है या फिर अपनी फितरत से मुझसे ताउन कर रही है। इस वक्त हमारे लिए मुश्किल ये पैदा हो गई कि हम कहाँ जाएं। बेशक लॉन्च हमारे पास थी और हमारे चारों तरफ समुंदर। वैसे काफ़ी दूर मशरिक की तरफ सुबह का उजाला हल्का हल्का नजर आ रहा था और अंदाज़ा हो रहा था कि थोड़ी देर के बाद सुबह हो जाएगी। लॉन्च के बारे में भी सही अंदाज़ा नहीं था कि उसमें कितना ईंधन मौजूद है और जब ये ईंधन खाली हो जाएगा तो लहरों के रहमो करम पर बहती चली जाएगी। मोनिका कुछ सोचती रही, फिर बोली, रास्तों का तयन भी तो मुश्किल है और हमें सिर्फ वक्त और तकदीर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने गहरी निगाहों से उसे देखा और बोला, इसके अलावा क्या किया जा सकता है मोनिका? क्या तुम मेरी रहनुमाई करोगी? कुछ नहीं किया जा सकता। मैं तो यूक्रेट के बारे में भी नहीं जानती और मुझे ये भी नहीं मालूम कि कुर्ब जवार में और जजीरे हैं या नहीं। मैं गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। बहरहाल वक्त के फैसले ही अटल होते हैं और सही रास्ते मुंतखब कर देते हैं। मशरिक़ की सिमत सुबह सादिक हो रही थी। मोटरबोट का रुख उसी जानिब था। फिर जब सुबह की रोशनी कुछ और बढ़ी तो काफ़ी फासले पर अचानक की कुछ अनोखी धुंधलाहटों का एहसास हुआ जो थोड़ी सी निगाह जमाकर देखने से वाज़ेह होती चली गई। ऊंचे ऊंचे टीले और हरियाली थी। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया, शायद हम वो देखो, वो कोई जजीरा ही है। जजीरा? हाँ, वो बाकायदा साहिल नहीं है। क्या ये यूक्रेट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो फिर क्या किया जाए? नहीं, समुंदर में बेमकसद घूमने फिरने से हम जिंदगी की जानिब नहीं लौट सकते। बेहतर ही होगा कि जो भी जगह नजर आ रही है वहीं का रुख कर लिया जाए। मैंने चौंक कर मोनिका को देखा। दिल चाहा कि उसके जहन में उतरूं और उसके अल्फाज का पता लगाऊं, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत सी चीज़ें ऐसे ही छोड़ दी जाती हैं। मैंने मोटर बोट साहिल की जानिब बढ़ा दी। साहिल पर हरियाली के दरमियान जा बजा उभरी हुई चट्टानें भी थीं। आखिरकार हम खुशकी पर पहुंच गए। मैंने मोटरबोट का इंजन बंद करके साहिल पर कदम रखे तो दिन का उजाला अच्छी तरह फैल चुका था, लेकिन अचानक ही मुझे कुछ और मोटरबोट्स की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने फुर्ती से दोबारा अपनी मोटरबोट पर छलांग लगा दी और उसे समुंदर की एक बड़ी चट्टान के पीछे जाकर छुपा दिया। मोनिका भी मेरे साथ उसी जगह आ गई और हम निगाहें दौड़ाने लगे। थोड़ी देर के बाद समुंदर की सतह पर बहुत दूर तक कई मोटरबोट्स दौड़ती नजर आने लगीं। बहुत से अफराद थे जो इसी तरफ आ रहे थे। मोनिका सरसराती हुई आवाज में बोली, लगता है ये यूक्रेट ही है और महाशय को हमारे बारे में पता चल गया है। माय गॉड, नहीं, सब बच जाएं, लेकिन मुझे मुआफ नहीं किया जाएगा, मैं मारी जाऊंगी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और इंतजार करता रहा। मुझे भी यही खौफ महसूस हो रहा था कि उन लोगों को जरूर हमारे बारे में इल्म हो गया है और अब ये जिद्दोजहद हमारे लिए ही है। वो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए थे और इस तरह उस जजीरे के करीब चक्कर लगा रहे थे जैसे उस मोटर बोट को तलाश कर रहे हों जो हमारी तहवील में थी। हम खामोशी से ये तमाशा देखते रहे और अंदाज़ा लगाते रहे कि कितनी देर वो लोग हमें तलाश करते रहेंगे। ना जाने क्या हुआ, या तो वो लोग उस चट्टान के पीछे छुपी मोटर बोट को देख नहीं सके या फिर उन्होंने देख लिया और शायद किसी को इत्तला देने गए। थोड़ी देर के बाद तमाम कश्तियाँ गायब हो गईं। अगर हम ये सोचें कि उन्हें हमारे बारे में इल्म नहीं हो सका और वो हमें तलाश करने के लिए कहीं दूर निकल गए हैं तो ये हमारी हमाकत है, क्योंकि यहाँ बड़े ज़बरदस्त इंतजामात हैं। अगर कोई परिंदा भी आकर साहिल पर बैठ जाता है तो उसके बारे में महाशय का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पता लगा लेता है। अब क्या किया जाए बताओ? हम यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? जजीरा बहुत बड़ा भी नहीं है, तलाश तो कर ही लेंगे वो हमें। हाँ, मैं बता चुकी हूँ ना तुम्हें, वो कोई खेल ही खेल रहे हैं, वरना आओ, मैंने कहा और हम चट्टान के पीछे से निकलकर आगे बढ़ने लगे। थोड़े फासले पर पहुंचकर हम एक फलदार दरख्त के साए में आकर रुके। मोनिका ने कहा, इससे तो बेहतर यही जगह है कि वो लोग हमें तलाश कर लें। हमारी अब तक की तमाम जिद्दोजहद बेकार है। अचानक ही एक अजीब सी आवाज़ गूंजी और फिर एक पुरएतमाद भारी और गूंजदार आवाज़, हेलो डियर आकिल रफ़ीक, यूक्रेट पर तुम्हें खुशामदीद कहते हैं हम। एक लम्हे के अंदर अंदर मेरे बदन का हर रोंगटा खड़ा हो गया। ये आवाज़ यकीनन किसी स्पीकर से आ रही थी और तमाम सूरत हाल एक लम्हे के अंदर मेरे जहन में वाज़ेह हो गई। क्या ख्याल है? अगर आंख बचोली खेलना चाहो तो खेलो, असलाह भी है तुम्हारे पास। जितने अफराद को मारोगे उनका हिसाब रजिस्टर में दर्ज होता चला जाएगा और तुम्हारे गुनाहों में इजाफा। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। हम जो घास उगाते हैं वो काटने के लिए ही उगाई जाती है, क्या समझे? और अगर कोई शरीफाना अमल इख्तियार करना चाहते हो तो आगे चलो। थोड़े फासले पर तुम्हें दोस्त मिल जाएंगे। चलो, बेहतर यही है। मोनिका से तो खैर कोई बात करना इस बारे में गैर मुनासिब था। उसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। मैंने उसका बाजू पकड़ा और वहां से आगे बढ़ गया। थोड़ा सा फासला तय किया तो एक पुख्ता सड़क नजर आई जहां एक बहुत ही आला दर्जे की गाड़ी खड़ी हुई थी और उसके साथ ही एक जीप जिसमें 6 मुसल्लह गार्ड नजर आ रहे थे। गाड़ी के ड्राइवर ने जल्दी से नीचे उतरकर दरवाज़ा खोल दिया और इस्तकबाली अंदाज में हमें देखने लगा।
उसके अंदाज में एहतराम था। हम गाड़ी में बैठ गए और इसके बाद गाड़ी स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। ज्यादा फासला नहीं तय किया था कि एक बहुत ही खूबसूरत सफेद इमारत किसी खिलौने की तरह सरसब्ज घास के दरमियान नजर आई और गाड़ी उसमें दाखिल हो गई। ड्राइवर ने फिर उतरकर उसी एहतराम से दरवाजा खोला। पीछे मुसल्लह अफराद की जीप भी आ रही थी जो फौरन ही नीचे उतरे। उनके हाथों में स्टेन गन्ने दबी हुई थीं और फिर उनमें से एक ने आगे बढ़कर इमारत के दरवाजे की तरफ इशारा किया। चुनाचे हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। इमारत बहुत ही वसी और अरीज थी। वो हमें एक राहदारी से दूसरी राहदारी की तरफ घुमाकर ले जा रहे थे। आखिरकार वो एक दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गए। एक गार्ड ने दरवाजे पर लगे हुए बटन को दबाया तो वो खुल गया। उसके दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा हॉल नजर आ रहा था। हॉल में एक नीम दायरे की शक्ल का चबूतरा बना था और उसके बाद एक सफ़ेद स्क्रीन जो उस वक्त बिल्कुल सादा थी। अचानक वही आवाज़ फिर से उभरी, गार्ड्स, रूपकली को यहाँ से ले जाओ। मोनिका ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा। 2 गार्ड्स ने आगे बढ़कर मेरे दोनों बाजू पकड़ लिए। मैं इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकता था, चुनाचे खामोश खड़ा रहा। अचानक ही सफ़ेद स्क्रीन में एक दरवाज़ा नमूदार हुआ। यह सब मशीनी अमल था। दरवाजे से एक कुर्सी बरामद हुई और उस पर मैंने एक शख्स को बैठे हुए देखा। एक बार फिर जगराजन राज का एक हमशक्ल मेरे सामने आ गया। लाजमी बात थी कि यह महाशय ही था। दिलचस्प बात यह है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि जगराजन राज नहीं हूँ। महागुरु बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी चीज़ है। हम तो उसका अशरे अशीर भी नहीं हो सकते। महागुरु ने एक और नई जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की है और ये जिम्मेदारी तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है। शायद उसने अपना इरादा भी बदल दिया है और अपने अहकामात भी। बोले जा रहे हो और मैं सिर्फ सुन रहा हूँ, लेकिन चाहता ये हूँ कि जो बकबक कर रहे हो उसे समझा भी दो। वाह, ये हुई ना बात, महाशय ने कहा और कहकहा लगाकर हंस पड़ा। असल में इंसान की फितरत भी बड़ी अजीब है। हैरत की बात यह है कि एक जैसी है। जब वो अपने आप को बेबस महसूस करता है और हारा हुआ समझता है तो उसका सारा इखलाक रुखसत हो जाता है। ऐसा इस वक्त तुम्हारे साथ हो रहा है। गालिबन तुम्हें अपनी बेबसी और शिकस्त का अंदाजा हो गया है, वरना जो लोग अपने आप को हालात पर कादिर समझते हैं वो इखलाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ते, और जब ऐसा हो जाए तो समझो कि मद्दे मुकाबिल ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। खैर, ऐसा तो होना ही था। महागुरु पर मुझे हैरत होती है कि उन्होंने तुम्हें इतनी अहमियत क्यों दे दी है। आम से आदमी हो, और यकीन करो अगर तुम्हारा केस सिर्फ मुझे दे दिया जाए तो मैं महागुरु की ख्वाहिश के मुताबिक सारा खेल खेल लूँ और तुम्हारी ये बर्तरी ख़त्म कर दूँ। मुझे वाकई एहसास हुआ था कि मैंने अपना रवैया मुनासिब नहीं रखा। अचानक ही वो बोला, असल में एक चीज़ हमारे लिए बड़ी परेशानी का बायस बन गई है और उसका ताल्लुक तुमसे है। बद इखलाक और बदतमीज़ तो तुम भी हो महाशय। किसी को इस तरह खड़े रखना मेहमान नवाजी तो नहीं है। हम इसे अपनी ज़ुबान में कमीनगी कहते हैं, या फिर बिला वजह अपनी बर्तरी का इजहार। जबकि मैं तुम्हें 2 कौड़ी का आदमी समझता हूँ, क्योंकि मेरा बराह रास्त ताल्लुक जगराजन राज से रह चुका है। और शायद ये बात तुम्हारे इल्म में हो कि जगराजन राज मेरी वजह से लंदन छोड़कर भाग गया था। महाशय के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी दौड़ने लगी। उसने कहा, तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें बैठने के लिए कुर्सी पेश करूं? मुझे तुम्हारी इस इज्जत अफजाई की हदायत नहीं की गई। इसके अलावा यहाँ आते हुए तुमने जो हरकतें की हैं और जिस तरह मेरे आदमियों को कत्ल किया है, उसके बाद उसूली तौर पर मुझे तुम्हें कत्ल कर देना चाहिए। बजाय इसके तुम अपनी इज्जत अफजाई की बात करते हो। महाशय, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये तुम नहीं मैं जानता हूँ। महाशय खूंखार निगाहों से मुझे देखता रहा। फिर उसने कहा, बर्दाश्त की एक हद होती है। मेरे लिए मुश्किल नहीं है कि मैं यहीं तुम्हारा तिया पांचा कर दूं, समझे? मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। महागुरु ने यह बहुत बड़ा इम्तिहान रखा है मेरे लिए। मैं उससे माजरत कर लूँगा कि महागुरु, मैं इस इम्तिहान में पूरा नहीं उतरा। हद से ज़्यादा बुरा इंसान मेरे हवाले कर दिया गया, समझ रहे हो ना तुम? मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे वजूद के टुकड़े टुकड़े कर दूं, ऐसी अजियतें देकर मारूं तुम्हें कि मौत भी तुमसे पनाह मांगे। लेकिन महागुरु ने कहा था कि उसे तुम्हारी जिंदगी दरकार है। मैं उसे कह दूंगा कि तुम खुदकुशी करने पर आमादा हो गए थे और तुमने खुद मौत को गले लगा लिया। क्या समझते हो तुम अपने आप को? मैं जब चाहूं तुम्हें चिऊंटी की तरह मसल सकता हूं। तो मसल दो महाशय, अगर इतना ही आसान है ये काम, मैंने कहा, और वो गुस्से से आग बगूला हो गया। अचानक ही किसी मैकेनिज्म के जरिए उसकी कुर्सी पीछे होती चली गई और मैंने ये हैरत अंगेज मंजर देखा कि जिस दीवार को मैं उस हॉल का इख्तिताम समझा था वो पीछे हटती चली जा रही थी। और फिर अचानक ही हॉल की दीवारों से 10-12 अफराद निकल आए, लेकिन उनकी कामत बहुत छोटी थी। उनका ताल्लुक भी तकरीबन अफ्रीका से था। काले रंग के हबशी बौने जिनके हाथों में छोटी छोटी तलवारें थीं, वो मेरे गिर्द नाचने लगे और महाशय का कहकहा गूंज उठा, ये तलवारें जहर आलूद हैं और जहाँ भी ये तुम्हारे जिस्म को छुएंगी वहाँ तुम्हें ऐसी अजियत का सामना करना पड़ेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे सारे वजूद में आग लग जाएगी। बेहतर यह है कि अपने आप को इन तलवारों की जद से बाहर रखो, समझ रहे हो? मैं इस सूरत हाल पर गौर कर रहा था। अचानक ही बौनों ने उछलना शुरू कर दिया और मैं उनकी तलवारों की जद से बचने लगा। अच्छी खासी वर्जिश हो गई थी, लेकिन बौने मेरे जिस्म को टच नहीं कर रहे थे।
उनकी तलवारें मेरे जिस्म को छूती हुई गुजर जाती और वह दूर हट जाते। कोई 15 मिनट तक ये खेल जारी रहा और इसके बाद वो सारे बौने इस तरह गायब हो गए जैसे कभी उनका वजूद ही ना हो। वो उन दरवाजों से अंदर दाखिल हो गए जो उन्हीं के लिए खुले थे और उनके जाने के बाद बंद हो गए, लेकिन इस तरह कि अब उनका नामो निशान भी बाकी नहीं था। मैं किसी कदर हैरान निगाहों से इस सूरत हाल का जायजा लेता रहा। बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर अचानक ही महाशय की कुर्सी उसी मैकेनिज्म के जरिए आगे आती हुई नजर आई। वो उतने ही फासले पर रुक गया जितने फासले पर पहले था। फिर उसने हंसते हुए कहा, मेरा ख्याल है अच्छी खासी वर्जिश हो गई होगी तुम्हारी। मेरा कुछ और ख्याल है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? मेरा ख्याल है तुम खिसक गए हो। मैंने तमस्कराना अंदाज में कहा, क्या बकवास कर रही हो? हाँ महाशय, सच कह रहा हूँ। जो कुछ तुम कर रहे हो वो तुम्हारे जहनी बहरान का पता देता है। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश मत करो, तुम अहमक हो। असल में महागुरु इस मखमसे में फंसा हुआ है कि क्या तुम्हारी शबलीसियत तुम्हें वापस मिल गई है। वो किसी और उलझन का शिकार नहीं है। तुम्हारे जैसे लोगों को वाकई चूंटी की तरह मसल देना हमारे बाएं हाथ का काम है। तुम्हें खुद इस बात का अंदाजा हो चुका होगा, लेकिन महागुरु अपने किसी अमल की नाकामी नहीं देखना चाहता। अगर कभी कोई ऐसा मसला उसके सामने आता है तो वो ये समझने की कोशिश करता है कि उस मसले की वजह क्या है। और इस वक्त भी मैंने यही तजुर्बा किया था। तजुर्बा? हाँ, वो कैसे? मेरा ख्याल था कि तुम उन बौनों को अपनी शबलीसियत के ट्रांस में लेने की कोशिश करोगे और उन्हें अपने आप पर हमला करने से रोक दोगे जो वाकयात पीछे गुजरी हैं। उनमें यही शुबा होता रहा है हमें। बहरहाल इस शुबे के नतीजे में बहुत से मसले सामने आए हैं। रूपकली हमारी वफादार लड़की है और इस बात पर यकीन करने को दिल नहीं चाहता कि वो किसी भी तौर पर हमसे गद्दारी पर आमादा हो गई और तुम्हारा साथ दे रही है। उसका तज्जिया भी किया गया है, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। चलो, अगर कम अज कम महाशय से ताउन चाहते हो तो ये बता दो कि क्या तुम्हें तुम्हारी शबलीसियत वापस मिल गई है? क्या तुम दोबारा शबलीस बन चुके हो? मैंने गहरी सांस ली। खूब। ये कमबख्त वाकई चालाक है और इसने उन बौनों को मेरे ऊपर हमलावर करके यही समझा होगा कि मैं उन बौनों को अपने ट्रांस में लेने की कोशिश करूंगा। वैसे ये इत्तफाक ही था कि मैंने ऐसा कोई अमल नहीं किया। अब उससे खेलने का मौका मिला। मैंने हंसते हुए कहा, महाशय, इसका मतलब है कि महागुरु यानी गुरु जगराजन राज तुम पर कोई एतबार नहीं करता। क्या मतलब? वो बोला, और अपने इल्म की बातें तुम्हें नहीं बताता। मैं नहीं समझा कि तुम क्या कह रहे हो। वो किसी कदर सहमे हुए अंदाज में बोला, महाशय, वो जानता है, बहुत अरसे पहले से उसे मालूम है कि मेरे कब्जे में एक जिन है जो मेरा दोस्त है। उसे अच्छी तरह इस बात का पूरा पता है, लेकिन उसने तुम्हें नहीं बताया। बड़े ताज्जुब की बात है। हालांकि उसने उस जिन का बदन अपने कब्जे में कर रखा है, लेकिन उसकी रूह उसके कब्जे में नहीं आई और जिन अब भी मेरा दोस्त है और हर मरहले में मेरी मदद करता है। तुम अगर ये समझते हो कि तुमने मुझे यहाँ कैद कर रखा है तो ये तुम्हारी हमाकत है। तुम्हें बहुत जल्द सारी हकीकतों का इल्म हो जाएगा। मैं जब चाहूंगा अपने दोस्त की मदद से तुम्हें हलाक करके बाहर निकल जाऊंगा। महाशय खामोश निगाहों से मुझे देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे से यह अंदाजा हो रहा था कि वो उलझन में पड़ गया है। उसने कहा, मैं जिन्नों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं तुमसे जरूर कहना चाहता हूँ। वो क्या? मेरी तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। हम सब महागुरु के अहकामात के पाबंद हैं। मैं तुम्हारे बारे में महागुरु से हदायत लूंगा। इस दौरान तुम्हें हमारा कैदी बनना पड़ेगा। मैं बहुत जल्द महागुरु से तुम्हारे बारे में हदायत लेकर तुम्हें अपने फैसले से आगाह कर दूंगा। हाँ, अब यह बहुत जरूरी हो गया है तुम्हारे लिए कि तुम अमन से यहाँ वक्त गुजारो। हम तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं देंगे। मुझे हंसी आ गई। ये अंदाजा हो रहा था मुझे कि महाशय की हालत खराब हो गई है और वो खौफ का शिकार है। जाहिर है ऐसी सूरत में मैं उससे अपनी बातें मनवा सकता था। फिर मैंने उससे कहा, ठीक है, जगराजन राज से मैं भी मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी महबूबा उसके कब्जे में है। मैं खुद भी कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहता जो मेरे और उसके दरमियान तनाज़े को मजीद गंभीर बना दे। मतलब मेरा यही है कि मैं तुम्हारे साथ ताउन करने पर आमादा हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरे साथ एक ताउन करना पड़ेगा। बोलो। मोनिका को मेरे पास भेज दो। क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो? ये बातें पूछने की इजाज़त तुम्हें नहीं है, मैंने ना जाने किस जज्बे के तहत कहा। महाशय ने मेरी ये बात मान ली। मैंने सोचा कि थोड़ा वक्त सुकून से गुजारा जाए और इस तरह मोनिका का तहफ़्फ़ुज़ भी हो सके, जिसने कुछ तो मेरे ट्रांस में और कुछ अपनी पसंद से मुझसे ताउन किया। मोनिका किसी हद तक बेहतर कमरे में मुकीम थी। उसके चेहरे पर खौफ की पीलाहट नजर आ रही थी। उसने मुझे सर से पांव तक देखते हुए कहा, थैंक्स गॉड, तुम जिंदा सलामत हो और मुझे जख्मी नहीं नजर आ रहे। मोनिका, तुमसे एक सवाल करूं मैं? हाँ, करो। तुम्हारी अपनी शख्सियत मेरे लिए खासी पुरस्कार हो गई है। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे अपने बारे में बताओगी? वो जो कहते हैं ना कि हर इंसान को दिल का बोझ हल्का करने के लिए किसी साथी की ख्वाहिश होती है। अगर तुम यकीन करो तो मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे अंदर इंतकाम का ज्वालामुखी खोल रहा है। मैं इतनी बेबस नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझ रहे हैं।
बल्कि सिर्फ अपनी वासना के आगे बेबस हूँ, अपनी ख्वाहिश के सामने बेबस हूँ मैं, और कुछ नहीं। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े और फिर वह सिसकियाँ ले लेकर रोने लगी। उसकी सिसकियाँ देर तक जारी रहीं और इसके बाद उसकी भराई हुई आवाज़ उभरी। दिल चाह रहा है कि एक बार फिर माजी में खो जाऊं। दिल चाह रहा है कि उस घर के खूबसूरत आंगन में लगे पीपल के दरख्त की शाख पर लगे हुए झूले पर एक बार फिर हज को ले लूं। सुरमई फवारों के गिर्द हम जोलियों के गीतों में खो जाऊं। आकिल रफीक, क्या जिंदगी इतनी ही बेरहम है? इंसान आरज़ुओं की आगोश में जागता है और मायूसियों के अंधेरे में सो जाता है। जिंदगी की कहानी इतनी ही मुख्तसर है और इतनी ही भयानक। हाँ मोनिका, जमीन पर रहने वाले दुखों के अंबार हैं। जिसको टटोलो उसके सीने में एक जख्म नजर आता है। कौन है जो इन जख्मों से आ रही है? मेरे जख्म ज्यादा ही गहरे हैं आकिल रफीक। मेरे दिल की दुनिया में जिस कदर वीरानी है, काश कोई उसमें झांक कर देख ले। मैं वो हूँ आकिल रफीक जिसकी जिंदगी में कोई रोशन किरण नहीं है। मैं तो सिर्फ एक इंतकाम हूँ जो जिंदा है। किसी भी वक्त मौत मुझे अपनी आगोश में ले ले, यकीन करो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे तो जिंदगी से गिला है क्योंकि वो बार बार मुझे अपने रास्ते पर लाड़ डालती है। मैं इस रास्ते पर एक कदम नहीं बढ़ना चाहती, लेकिन जिंदगी हमें अपनी ये सांसें पूरी करना होगी मोनिका। इनसे फरार मुमकिन नहीं। ये कैसी कैद है? बदन के खौल में फिरफिराता हुआ कैदी अपनी मर्जी से आज़ाद क्यों नहीं हो सकता? मैं खुदकुशी कर लूंगी आकिल रफीक। तुम अपनी आरजुओं की खुदकुशी कर चुकी हो मोनिका। तुमने जिन अल्फाज में अपनी दास्तान का आगाज किया है वो चीख चीख कर कह रही हैं कि तुम्हारे वजूद में अब जिंदगी बाकी नहीं है। बेशक मैं तुम्हें एक इंतकाम समझता हूँ। मोनिका बोली, छोड़ो, मैं शायद जज्बाती हो गई। वैसे मैं तुम्हें बताऊं, मैं शायद तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ आकिल रफीक। लेकिन यकीन करो, सच्ची मोहब्बत करने वाली हूँ। सिर्फ अपने दिल की बात पर नजर नहीं डालती, मगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए अपने आप से ज्यादा सोच, हमदर्दी और उसके बाद अमल है। मैं जानती हूँ कि तुम किसी और से मोहब्बत करते हो और ये भी जानती हूँ कि तुम गुरु जगराजन राज से टक्कर लिए हुए हो। मेरा मतलब समझ रहे हो? यकीनन वो एक अहम और मुश्किल काम है। मुझे बताओ, मैं तुम पर अपनी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार हूँ। बेहद शुक्रिया मोनिका। हकीकत यही है कि तुमने कुछ लम्हात के लिए शमशेरा का रूप धार लिया। बस अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? नहीं, कुछ नहीं, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है। बस यूँ समझ लो, जब तक जी रही हूँ और जब भी कोई गलत बात हुई तो देखा जाएगा। मैं मोनिका से मुतासिर ज़रूर था और अब मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि जिस तरह में मुमकिन हो मोनिका से अलहदगी इख्तियार कर ली जाए, वरना जहन में बहुत से मुश्किल मरहले बेदार हो सकते हैं। गर्ज ये कि वक्त कुछ और गुजरा और फिर एक दिन रात को आराम की नींद सो रहा था कि मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मुझे जहनी तौर पर झिंझोड़ दिया हो। मैं एकदम चौंक पड़ा। इधर उधर देखा, जिस्म की जुम्बिशों का भरपूर अंदाजा था, लेकिन जिस जगह मैं मौजूद था वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। एक बार फिर बदन में एक झटका सा महसूस हुआ और इसके फौरन बाद इवन कार्लोस की आवाज़ सुनाई दी। मुआफ़ी चाहता हूँ आकिल रफीक, बस वक्त ज़्यादा हो गया, वरना तुमसे गुफ्तगू करने का एक बाकायदा प्रोग्राम था मेरे जहन में। मैं तुम्हारे जहन में बोल रहा हूँ, मुझे इधर उधर मत तलाश करो। इवन कार्लोस भी। सच्ची बात यह है कि अपने फ़न का जादूगर था। मैंने फ़ौरन खुद को संभाला और कहा, हाँ, अब मैं होशो हवास में हूँ मिस्टर इवन कार्लोस। बेहतर होगा कि गुसल खाने में जाकर मुँह हाथ धो लो और पूरी तरह ताज़ा दम हो जाओ। जी, असल में बात यह है कि बहुत से तजुर्बे कर रहा हूँ मैं, मगर नहीं जाओ, पहले जो कुछ मैंने कहा है वो करो। मैंने इवन कार्लोस की हदायत पर अमल किया और अच्छी तरह ताज़ा दम होकर वॉशरूम से बाहर निकल आया। मैं तुम्हें एक दिलचस्प बात बताऊं, माइक्रोबैक्टीरियम में नए नए तजुर्बात करता जा रहा हूं। ये मेरी एक इंतहाई मौसर ईजाद है और हकीकत यह है कि इसने खुद मुझे शश्तर कर दिया है। मैं इसे बहुत से फ़ायदे उठा रहा हूँ और अंदर ही अंदर तब्दीलियाँ भी करता जा रहा हूँ इसमें। मसलन इस वक्त जो माइक्रोबैक्टीरियम तुम्हारे वजूद में मौजूद है, तुम्हें शुबा भी नहीं हुआ कि इसकी पावर इस कदर बढ़ा दी गई है। मैं यहाँ से सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा हूँ और तुमसे इस तरह का ज़हनी राब्ता भी। यूँ समझ लो कि माइक्रोबैक्टीरियम ही के एक हिस्से का इस्तेमाल है। तुमने अभी तक माइक्रोबैक्टीरियम को दूसरे अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अब ये एक और बड़ी कुव्वत बन चुकी है। मेरे तजुर्बात मुसलसल जारी हैं। मैं इस सिलसिले में एक बाकायदा कंप्यूटर मुशावरत सेक्शन कायम कर चुका हूँ। मेरे मशीनी मुशीर मुझे बेहतरीन मशवरों से नवाजते रहते हैं और माइक्रोबैक्टीरियम में ये सारी तब्दीलियाँ इसी बुनियाद पर हैं। मेरी बातों को समझ रहे हो ना? मुकम्मल तौर पर हम माइक्रोबैक्टीरियम को हर जगह फीड कर रहे हैं, यानी जहाँ जहाँ हमारे शबलीस मौजूद हैं हम उनके दिमाग में वो कुव्वतें जमा कर रहे हैं और मैंने इसमें बड़ी आसानियाँ पैदा कर दी हैं। मैं चाहता हूँ कि इसका तजुर्बा सबसे पहले तुम करो आकिल रफीक। पहले इस तजुर्बे से फारिग हो जाओ और इसके बाद मैं तुम्हें अपने आगे के मंसूबे से आगाह करूँगा। तुम जिस वक्त अपना काम कर लोगे मुझे उसकी इत्तला मिल जाएगी और मैं तुम्हें नई हदायत दे दूंगा।
तुम यकीनन आगे के काम से खुशी महसूस करोगे। मैं जानता हूँ मिस्टर इवन कार्लोस, मेरे अपने नजरिए के मुताबिक, मेरे अपने मजहबी ख्यालात के मुताबिक हर दौर में हमेशा हमेशा अल्लाह ताला ने फिरौन के लिए मूसा की नमू की है ताकि फिरौन की शैतानी कुव्वतों को मिटाया जा सके। बहरहाल वो कहीं भी किसी भी जगह किसी भी शख्स का इंतखाब कर ले, ये उसका अमल है। मैंने बड़े खुलूस से कहा। माइक्रोबैक्टीरियम की नई कुव्वत की आजमाइश सबसे पहले तुम महाशय पर करो। तुम अपनी आंखों के जाल में उसे जकड़ लो और फिर इसके बाद अपने हाथों की जुम्बिश से वो अमल करो जो तुम उस पर करना चाहती हो। अगर तुम्हारे और उसके दरमियान 100 गज का फासला भी है तो तुम उस पर काबू पा सकती हो। मैं इवन कार्लोस की बात पर गौर करता रहा तो इवन कार्लोस ने कहा, अपनी आंखें चारों तरफ घुमाओ, इस कमरे का जायजा लो। उस लम्हे तक तो मैं उसकी बात समझ नहीं सका, लेकिन फिर बात को समझकर मैंने उसकी हदायत पर अमल किया। मैं जानना चाहता था कि वो क्या करने का ख्वाहिशमंद है। जब मैंने चारों तरफ देखा तो उसने कहा, ठीक, बिल्कुल ठीक। वो कोने में जो गुलदान रखा हुआ है उसका वजन क्या होगा? गालिबन वो पीतल का बना हुआ है। मैंने उस कद्दे आदम गुलदान को देखा जिसमें फूल लगे हुए थे। ये सदाबहार के फूल थे, एक मखसूस अंदाज के, जिन पर मैंने अब तक गौर नहीं किया। मैंने कहा, क्या मैं इस गुलदान को देखूं? नहीं, वो एक ठोस और मजबूत चीज है। असल में जो कुछ तुम कर रहे हो, माइक्रोबैक्टीरियम पावर उसे मेरे कंप्यूटर के जरिए एक स्क्रीन पर मुंतकिल कर रही है और मैं यहाँ तुमसे हजारों मील दूर बैठकर उस चीज को देख सकता हूँ। ये मेरी अपनी इजाद है। तुम इसे इस तरह समझ सकती हो, टेलीविजन का बटन दबाकर और एक हल्का सा नंबर डायल करके तुम हजारों मील की चीजें देख और सुन सकते हो। माइक्रोबैक्टीरियम पावर को मैंने कैमरे जैसी आंख दी है और ये कुव्वत तुम्हारी आंखों में मुंतकिल हो चुकी है और तुम जो कुछ देख रहे हो, मैं माइक्रोबैक्टीरियम पावर से उसे बिल्कुल टेलीविजन ही की तरह अपनी स्क्रीन पर देख रहा हूँ। जहाँ तक तुम्हारी कुव्वत की बात है तो अब ऐसा करो कि इस पीतल के गुलदान को दरमियान से 2 टुकड़े कर दो। 2 टुकड़े कर दो? हाँ। कैसे? अपनी आंखों की कुव्वत इस पर मुर्तकिज कर दो, फिर अपने दोनों हाथों को इस तरह जुम्बिश दो जैसे तुमने इस गुलदान को उठा लिया है और इसके बाद अपने हाथों की कुव्वत से इसे 2 टुकड़े कर दो। तुम्हारे अंदर माइक्रोबैक्टीरियम पावर काम करेगी। तजुर्बा करो। मेरे लिए एक दिलचस्प तजुर्बा था। मैंने पीतल के गुलदान पर निगाहें मरकूज कर दी और इसके बाद अपने हाथों को इस तरह संभाला जैसे गुलदान उठाना चाह रहा हूँ। मैंने देखा कि गुलदान ऊंचा उठ गया। उसका वजन किसी भी तरह 15 या 20 किलो से कम नहीं होगा। मैंने उसे दोनों हाथों में पकड़ा और इसके बाद उसे मोड़ने की कोशिश करने लगा, हालांकि उससे मेरा फासला कोई 15 फुट का था। गुलदान का उठ जाना इस बात की दलालत थी कि मेरे अंदर माइक्रोबैक्टीरियम पावर काम कर रही है और उस वक्त खुद मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने पीतल के गुलदान को मुड़ते हुए देखा। वो दोहरा हो गया और उसके दोनों सिरे एक दूसरे से जा मिले। मैंने उसे दोबारा मुखालिफ सिमत मोड़ा तो गुलदान दरमियान से टूट गया। ये एक अनोखी बात थी कि मैं खुद देर तक शदीद हैरत में मुब्तला रहा और फिर इवन कार्लोस की आवाज़ सुनाई दी, समझे, तुम इसी तरह अपनी कुव्वत को इस्तेमाल करके महाशय को कत्ल कर सकते हो। ये हमारा नया तजुर्बा तुम्हारे लिए बहुत ही शानदार साबित हुआ है। लुत्फ आ जाएगा तुम्हें। देखो तो सही क्या तरीकाकार हो सकता है। खैर, महाशय को कत्ल कर दो, उसके बाद तुम्हें यूक्रेट से निकलना है। मैं तुम्हें पहले से बता देता हूँ कि यूक्रेट के मशरकी साहिल पर लेक्जूना नामी एक स्टीमर लंगरअंदाज है। ये हमारा स्टीमर है और तुम्हारे लिए इसे वहाँ भेजा गया है। लेक्जूना के जरिए तुम वापस आ सकते हो। होटल पाल ग्रो में रूम नंबर 618 तुम्हारे लिए मखसूस है। बस ये काम सरंजाम देने के बाद मेरी तुमसे मुलाकात होगी और इसके बाद हम आगे की मंसूबाबंदी करेंगे। जी मिस्टर इवन कार्लोस, बस बाकी काम अब तुम्हें करना है। सिलसिला मुनक़ता हो गया। ये दुनिया का सबसे अनोखा ट्रांसमीटर था। टेलीपैथी के बारे में एक तवील अमल मौजूद है। इंसानी ख्यालात को दिमागी कुव्वतों के जरिए किसी मखसूस जगह तक पहुंचाया जा सकता है। इसमें पहले खसूसी तौर पर रूहानी अमल इख्तियार किए जाते थे। उसके बाद अल्लाह ताला की अता की हुई दिमागी सलाहियतों को बुरुएकार लाकर एक टेलीपैथ अपना ख्याल दूसरी जगह मुंतकिल कर सकता था। लेकिन किसी साइंसी अमल के जरिए, माइक्रोबैक्टीरियम नामी चीज़ के जरिए लातादाद कुव्वतें हासिल करके उन्हें इस्तेमाल करना दुनिया का सबसे अनोखा तजुर्बा था और ये तजुर्बा मैं कर चुका था। महाशय अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर और चालाक समझता था, लेकिन हकीकत यह है कि इवन कार्लोस ने उसे शिकस्त दे दी और अब उसे मौत से कोई नहीं बचा सकता था। मैं इस दिलचस्प तजुर्बे के लिए तैयार हो गया। दूसरी सुबह मामूल के मुताबिक थी। मैंने महाशय से मुलाकात की कोशिशें शुरू कर दी और फिर मैं इसमें कामयाब हो गया। महाशय ने मुझे बुलवा लिया। जिस कमरे में उसने मुझसे मुलाकात की वो बहुत खूबसूरत फर्नीचर से आरास्ता था। गुरु जगराजन राज का हमशक्ल मेरे सामने बैठा हुआ था। उसने मुस्कुराकर मेरी पजीराई की और कहा, कहो आकिल रफीक, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी दिमागी कुव्वतें तुम्हारा साथ नहीं दे पा रही और शायद तुम मुझसे कुछ एतराफ़ करने के लिए मेरे पास आए हो। हाँ, ऐसी ही बात है महाशय।
हकीकत यह है कि मैं बहुत ज़रूरी काम से आपके पास आया हूँ। बोलो बोलो, मैं तो तुम्हारा हर काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरा एक छोटा सा काम है जो तुम किसी तौर कर ही नहीं रहे। छोटा सा काम? हाँ, जाहिर है काम बहुत छोटा है, लेकिन मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। मुझे बराहे करम दोबारा बताइए। तमाशा करना चाहते हो तो और बात है, मैं दोहरा दूंगा, जबकि तुम सब कुछ समझते हो। चलिए यही समझ लीजिए कि तमाशा कर रहा हूँ मैं। ये बटन दबा रहा हूँ मैं, इससे यहाँ तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे और जब तक मैं किसी को तलब नहीं करूँगा कोई नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ राजदारी बरती जाए। ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में मैं ज़रा तुमसे मुख्तलिफ ताउन कर लूँ। मुख्तलिफ ताउन? हाँ, वो क्या? देखो, इंसान अपनी गर्ज का बंदा होता है। सबसे पहले वो अपने बारे में सोचता है और उसके बाद किसी और के बारे में। मैं गुरु जगराजन राज का चेला हूँ, उनकी अजमत का मैं दिल से एहतराम करता हूँ, लेकिन ये सारा सेटअप जो उन्होंने हिंदुस्तान के सिलसिले में बनाया है मेरी अपनी कोशिशों का नतीजा है। जगराजन राज ने मुझे मेरी शक्ल की बिना पर अपने चेलों में मुंतखब किया, लेकिन आज तक सिर्फ मैं उनके लिए काम करता रहा हूँ। मुझे उनकी ज़ात से कोई ऐसा फ़ायदा नहीं पहुँचा जिससे माली, इल्मी या जिस्मानी फ़ायदा कह सकूँ। मैं इस उम्मीद पर उनके लिए हर काम कर रहा हूँ कि मुमकिन है इतनी बड़ी सरकार से मुझे कोई फ़ायदा हासिल हो जाए तो किसी बेवकूफ़ इंसान की तरह मैं सिर्फ जज्बाती होकर नहीं सोचूंगा कि मुझे हर काम जगराजन राज ही के हवाले से करना है। समझ रहे हो ना मेरी बात? कोशिश कर रहा हूँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा। मुझसे ताउन करो, हो सकता है तुम असल जगराजन राज तक पहुँच ही ना सको। क्या ताउन करूँ मैं तुमसे? मुझे बता दो, क्या तुम्हें वाकई शबलीसी कुव्वतें दोबारा हासिल हो चुकी हैं? अगर ऐसा है तो कैसे? फ़र्ज़ करो अगर मुझे शबलीसी कुव्वतें हासिल हो भी चुकी हैं और तुम जगराजन राज को ये बता देते हो तो इससे तुम्हें क्या फ़ायदा पहुँचेगा और मुझे क्या? फ़ायदा तुम्हें भी होगा और मुझे भी। मसलन मैं कह दूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आकिल रफ़ीक फिर से शबलीस नहीं बना है, बल्कि कोई और ही कुव्वत है उसके पास जिससे वो काम ले रहा है। जगराजन राज हो सकता है इसके बाद कोई दूसरा हुक्म नाफिज कर ले, उस पर मैं अमल नहीं करूँगा और तुम्हें निकल जाने दूंगा, लेकिन अपने नुमाइंदे की हैसियत से फिर तुम खुफिया तौर पर मेरे लिए काम करोगे और मैं हिंदुस्तान भर में तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। तुम अपनी उस दिमागी कुव्वत से वो काम सर अंजाम दोगे जो मेरे मतलब का होगा। ओह अच्छा, ठीक, अब समझ गया। लेकिन मुझे क्या करना होगा? पहले तुम ये बताओ कि क्या तुम दोबारा शबलीस बन चुके हो? हाँ, बन चुका हूँ। ओह, गोया तुम्हारी जहनी कुव्वतें। महाशय, बात असल में ये है कि तुम इवन कार्लोस को नहीं जानते। जानता हूँ, ये बात गुरुजी ने मुझे बताई थी कि उन्हें एक जापानी साइंसदान इवन कार्लोस से ख़तरा है और उसके और उनके दरमियान बड़ी लंबी जंग चलती रही है। इवन कार्लोस एक साइंटिस्ट है और गुरु जगराजन राज एक हिंदू जोगी जो अपने जंतर मंतर से काम लेकर ये सारी हरकतें कर रहा है। लेकिन ये जंतर मंतर अब पुराने हो चुके हैं। इवन कार्लोस नई नस्ल का जादूगर है। उसकी जिस्मानी और जहनी कुव्वतें इस कदर आला हैं कि जगराजन राज अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद उस पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पा सकता। खैर, ये उसके और उनके बीच का मामला है। तो तुम्हें शबलीसी कुव्वत वापस मिल गई है? हाँ महाशय, और इवन कार्लोस का तज़किरा मैंने बेमकसद नहीं किया। इवन कार्लोस ने मुझ पर मुकम्मल तौर पर तमाम इंकशाफात किए हैं। उसने मुझे बताया है कि इस वक्त जगराजन राज के नुमाइंदों की हैसियत से 24 महाऋषि काम कर रहे हैं और ये 24 महाऋषि जगराजन राज के हमशक्ल हैं, जैसे तुम। इवन कार्लोस का कहना है कि हम अपने पहले मिशन के तौर पर सबसे पहले उन महाऋषियों को ठिकाने लगा दें और इस सिलसिले में तुम मेरा पहला शिकार हो। मैं तुम्हारा शिकार हूँ? हाँ, मैंने जवाब दिया। दिलचस्प लतीफ़ा सुना रहे हो ना मुझे? यानी तुम मेरे कैदी हो, मेरे जजीरे यूक्रेट में फंसे हुए हो और यहाँ से तुम्हारे निकलने का कोई इम्कान नहीं है और तुम मुझे अपना शिकार समझते हो। यहीं से इवन कार्लोस और जगराजन राज की कुव्वतों का फ़र्क वाज़ेह होता है और ये बात साबित होती है कि आने वाले वक्त में जगराजन राज को किस कदर मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और हकीकत बात यह है कि उसने तुम लोगों को भी मुसीबत में फंसा दिया है। तुम कहते हो महाशय कि तुमने ये सब कुछ अपनी मर्जी से किया है, लेकिन क्या ये एक काम तुमने हमाकत का नहीं किया कि जगराजन राज के फेर में आ गए? अपने तौर पर अगर करते रहते ये सब कुछ तो क्या ये तुम्हारे हक में बेहतर नहीं था? तुम्हारी जुबान बदल गई है और मैं इन अल्फाज को बदतमीजी तस्वुर करता हूँ। किसी की मजाल नहीं कि महाशय के सामने ऐसी बात कर सके। इसकी वजह है महाशय। क्या वजह है? तुम्हें जिंदगी के आखिरी लम्हात में ये दुख देना चाहता हूँ मैं कि तुम अपने ही घर में अपनी तमाम तर कुव्वतों के साथ इवन कार्लोस के सामने बेबस हो गए हो। मुझे तुम पागल मालूम होते हो। मैं बेबस हो गया हूँ? अजीब बेतुकी बातें कर रहे हो और तुम्हारी जिंदगी के लम्हात इंतहाई मुख्तसर हो चुकी हैं। कितनी जिंदगी चाहते हो? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट? मैं अब शेर हो गया। वो शदीद गुस्सीली निगाहों से मुझे देखने लगा, फिर बोला,
ऐसा करता हूँ, पहले तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कराता हूँ, उसके बाद मजीद कोई बात करेंगे। हाँ ऐसा कर लो, ये बेहतर रहेगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कि महाशय कोई और अमल करे, मैंने अचानक उसकी निगाहों में निगाहें डाल दी। महाशय गालिबन किसी को मुखातिब करने जा रहा था, लेकिन फिर वो मेरी आंखों के सैर में गिरफ्तार हो गया। मैंने उसे देखा और कहा, सॉरी महाशय, सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी तकदीर में ही जिंदगी और मौत का खेल लिखा हुआ है। ये कहकर मैंने महाशय की गर्दन अपने ख्याली हाथों से पकड़ी और उसे दरमियान से झटका देकर तोड़ दिया। बहुत ही आसान काम था ये। महाशय के हलक से एक हिचकी निकली और इसके बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी गर्दन उसके बाएं शाने पर जा टिकी। ये एक इंतहाई भयानक मंजर था। मैं एक लम्हे तक खामोश निगाहों से उसे देखता रहा। फिर मैंने वो बटन दबाया जो दरवाज़ा खोलने के लिए होता था और इसके बाद मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। हकीकत ये थी कि इस वक्त मेरी हैसियत एक बहुत ही ताकतवर इंसान की थी और ये ताकत जिस्मानी नहीं बल्कि मशीनी ताकत थी। मेरा रास्ता किसी ने नहीं रोका और मैं सीधा बाहर निकलता चला आया। अब इस वक्त सिर्फ मुझे साहिल पर पहुंचने का ख्याल था और कोई बात मेरे जहन में नहीं आ रही थी। मैं यूक्रेट के मशरकी साहिल पर पहुंचा। स्टीमरों की एक बस्ती आबाद थी। उसमें एलेक्जोना को तलाश करना मुश्किल साबित हुआ, लेकिन बाहर तौर मैंने उसे तलाश कर ही लिया और मैं खामोशी से एलेक्जोना पर उतर गया। उस पर 3 अफराद मौजूद थे। किसी ने मुझसे कोई सवाल ना किया। ऐसा लगता था इवन कार्लोस ने उन्हें भी ज़हनी तौर पर फीड कर दिया है। स्टीमर स्टार्ट हुआ और समुद्र के सीने पर उड़ने लगा। मैं खामोशी से अपनी इस कुव्वत की कैफियत पर गौर कर रहा था। बहरहाल साहिल पर पहुंच गया और इसके बाद मैंने एक टैक्सी की और उसे पानगुरो का पता बता दिया। पानगुरो में दाखिल हुआ और काउंटर पर पहुंचकर मैंने अपना नाम बताया तो मेरी बेहतरीन पजीराई की गई और बाद अब पोर्टर्स ने मुझे मेरे कमरे तक पहुंचा दिया। दरवाज़ा खोला और मैं पोर्टर के साथ अंदर दाखिल हो गया। सर आपका सामान बाद में आएगा, मैंने जवाब दिया। यस सर। पोर्टर नोट लेकर चला गया जो मैंने उसे टिप के तौर पर दिया और इसके बाद मैं कमरे में एक आराम कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद करके सूरत हाल पर गौर करने लगा। मेरी कैफियत अजीब सी हो रही थी। बदन हल्का फुल्का लग रहा था। यूं महसूस होता था जैसे बदन पर कोई बोझ सा सवार हो गया हो। मोनिका को उसी तरह छोड़ आया, लेकिन बात वही आ जाती है। दुनिया इस कदर जालिम है कि इस तरह के वाकयात बस सुन लो, ना जाने कितनी लड़कियां और कितने नौजवान कैसी कैसी मुसीबतों का शिकार होंगे और कितने बुजुर्ग और ज़ईफ जिंदगी से हारकर गोशा नशीन हो गए होंगे। क्या दुनिया में कोई एक ऐसा फर्द है जो इन सब की मुश्किल दूर कर सके? नामुमकिन है। बात सिर्फ वही आ जाती है कि अपनी निगाहों के सामने जो कुछ भी आए और उसके लिए आप जो कुछ कर सकते हैं कर दें। बाकी सब खेल ही खेल है। भला कौन किसी के लिए क्या कर सकता है। मैं उसी तरह आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने ढीले ढाले लहजे में कहा, आ जाओ, कौन है? कोई अंदर दाखिल हुआ। एक अजीब सी खुशबू फिजा में फैल गई जो नाखुशगवार नहीं थी। मैंने आंखें खोलकर सामने देखा और अचानक ही मेरे बदन में झुरझुरी सी आ गई। मैं चौंक कर जल्दी से सीधा हो गया। वो इवन कार्लोस था जो एक इंतहाई खूबसूरत लिबास में मलबूस मेरे सामने खड़ा था और बहुत ही तरोताज़ा नजर आ रहा था। मैं बदहवासी में अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और मैंने जल्दी से कहा, मुआफ़ी चाहता हूँ सर, असल में। अरे ये अचानक ही तुमने मुझे दोस्त से दुश्मन क्यों बना दिया? इवन कार्लोस की आवाज़ उभरी और वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया। दुश्मन? मैंने बौखलाए हुए लहजे में कहा। तो और क्या, दुश्मनों ही से इस तरह मोहतात हुआ जाता है। दोस्त तो दोस्त होते हैं। नहीं, आपकी इस तरह आमद से मुझे हैरानी हुई। हैरानी ज़रा अलग चीज़ है और यह हैरत जिसका तुम इजहार कर रहे हो। मुआफ़ी चाहता हूँ। कितनी मुआफ़िया मांगोगे? हालांकि मुआफ़ी मांगने की कोई बात तो नहीं है। इवन कार्लोस बहुत ही खुशगवार मूड में नजर आ रहा था। फिर उसने कहा, देखा तुमने, अब जगराजन राज के जवाल का वक्त है और उसकी तमाम तर अरूज की कुव्वतें फना होती जा रही हैं। हमने उसके सीने पर पहला घाव लगा दिया है, यानी महाशय का कत्ल। हकीकत यह है मिस्टर इवन कार्लोस कि हम तो सिर्फ औजार बने हैं। हाथ तो आप ही की है। इवन कार्लोस मुझे अजीब सी निगाहों से देखने लगा। फिर उसने कहा, इस अंदाज में ना सोचो आकिल रफीक, हमारा मिशन एक ही है। हकीकत यह है कि जगराजन राज से तुम्हारी वजह से तसादुम हुआ और जगराजन राज तुम्हारे जरिए मुझसे मुतारिफ हुआ और इसके बाद उसने अपना अमल किया। लेकिन यह भी एक ठोस सच्चाई है कि मुझे इस तरह उस जंतर मंतर की कुव्वतों का अंदाजा हुआ। बहरहाल ये मेरी मालूमात में इजाफा था और इसके लिए मैंने और शबलीसों ने जितना नुकसान उठाया वो तुम्हारे इल्म में है। लेकिन यह हमारी इस्लाह के लिए बड़ा कारआमद रहा और हमें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि मुस्तकबिल में हमें कैसी कैसी कुव्वतों से नबुर्दाज़मा होना पड़ेगा। ये एक तजुर्बा था मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी में। अब जो ख्याल मेरे जहन में आया है वो कुछ और है। देखो आकिल रफीक, जैसा कि मैंने अभी कहा है कि जगराजन राज तो दरमियान की चीज़ है, यानी वो जो किसी वजह से हमारे रास्ते में आ गया। असल मसला दुनिया से उन तखरीबकारों का खात्मा है जिन्होंने दुनिया को मौत की मुट्ठी में दे रखा है। ये कोई भी कैसा भी हो, हमें उससे गर्ज नहीं है।
मेरे जहन में जो नई तजवीज़ आई है वो मैं तुम्हारे सामने बयान करना चाहता हूँ। जी देखो, मुझे मालूम है कि तुम्हारी महबूबा जगराजन राज के कब्जे में है। मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, साइंसी कुव्वतों का हसूल मेरा शौक था और मैंने जो कुछ हासिल कर लिया उसके सिलसिले में मेरा आखिरी ईमान है कि ये सिर्फ खुदा की दी हुई नेमतें हैं और सबसे बड़ी नेमत जो उसने तुम्हें अता की है वो तुम्हारा दिमाग है, जिससे कायनात का हर फैसला होता है, अच्छा बुरा। किसी भी कुव्वत का हासिल सब कुछ वहीं से होता है। मैं खुदा के फजल से इतना मजहबी हूँ। बेशक हमारी जुबानों में खुदा के नाम मुख्तलिफ हैं, लेकिन खुदा एक है और मैं उसकी अता की हुई कुव्वतों का दिल से कायल हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि तुम अगर शमशेरा से मोहब्बत करते हो और खुदा ने उसे तुम्हारी तकदीर का एक हिस्सा बना दिया है तो कहीं से भी होते हुए आखिरकार वो तुम तक पहुंच जाएगी। और अगर खुदा का हुक्म नहीं है तो तुम अपनी तमाम उम्र इस जिद्दोजहद में ज़ाया कर दो, वो तुम्हें कभी हासिल नहीं होगी। मैं तुमसे अपने इस सवाल का जवाब चाहता हूँ आकिल रफ़ीक कि क्या तुम इस हकीकत के कायल हो? 100%। ठीक है, बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनमें हमें जिद्दोजहद करना होती है और खुदा हमें कामयाबी अता करता है। मैंने जो चीज़ तब्दील की है वो ये है, माइक्रोबैक्टीरियम, और दूसरी चीज़ों में अपना काम कर रहा हूँ। तुम लोग अपना अपना काम करो। मसलन तुम्हारा एक वतन है बेशुमार मसाइल का शिकार, वो एक तरक्की पजीर मुल्क है, उसके मसाइल बेपनाह हैं। इवन कार्लोस के जहन में जो बात है वो ये है मेरे अजीज कि तुम में से हर वो शख्स जो शबली सैयद था और अब माइक्रोबैक्टीरियम की कुव्वतें हासिल कर चुका है, अपने वतन की फलाह बहबूद के लिए काम करे, ये देखे कि उसके वतन के मुफाद के लिए उसकी अपनी खिदमत क्या हो सकती हैं। इसके साथ साथ ही वो अपना काम भी जारी रखे। बिलाशुबा दुनिया भर में काम करो, लेकिन अपने वतन के मुफादात को हर जगह मद्देनजर रखो। हजारों लाखों लोग हैं जो तुम्हारे वतन के खिलाफ कार्रवाई में मसरूफ होंगे। तुम उन्हें नीच तो नाबूद करो। अपने वतन के लिए जो कुछ हासिल कर सकते हो हासिल करो और इसी को जिंदगी का मकसद बना लो। अपने इर्द गिर्द एक हिसार कायम करो, एक नजरिया हयात बनाओ और उसके साथ साथ सफर करते हुए आगे बढ़ो। मैं समझता हूँ कि ये तुम्हारा दोहरा अमल होगा और इस अमल से तुम देख लेना खुद तुम्हें बेहतरीन मुफादात हासिल होंगे। मेरे जहन के दर्जनों खाने खुल गए। वाकई बात तो बिल्कुल ठीक है। इस कायनात में ना जाने क्या क्या अमल करता रहा हूँ, अब क्यों ना इस जिंदगी में तब्दीली पैदा करके देखूं। अहले वतन से तो जैसे राब्ते ही टूट गए थे। मेरी अपनी दुनिया है, मेरा अपना खेल है, क्यों ना मैं अपने रास्तों पर ही कदम आगे बढ़ाऊं। वाकई एक दिलचस्प अंदाजे फिक्र था। अपना माहौल, अपनी दुनिया, अपने लोग। मैं खामोश था कि इवन कार्लोस ने कहा, क्या सोच रहे हो? अगर मेरी बात से इत्तफाक ना हो तो पूरे खुलूस से मुझे बता देना। नहीं मिस्टर इवन कार्लोस, मैं आपकी अजमत पर गौर कर रहा था। दौलत का हसूल तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं भी हर मुमकिन तरीके से तुम्हारी माली इमदाद करूंगा। अपने वतन में जाकर फरोकश हो जाओ, एक नई हैसियत इख्तियार करो और अपने काम का आगाज कर दो। जहनी तौर पर जब और जहां चाहो मुझे तलाश कर लो। आप ठीक कहते हैं मिस्टर इवन कार्लोस, मैं हाजिर हूँ। बस तो अपने वतन रवाना हो जाओ और समझो मेरे हर कार्य के तौर पर तुम्हें काम करना है। तुम्हारे इर्द गिर्द बेशुमार अफराद इकट्ठे हो जाएंगे। दौलत के हसूल के जरिए मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम्हें तुम्हारे अपने वतन में भी करोड़ों डॉलर मिल सकते हैं, उसकी परवाह मत करना। इसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा मिस्टर इवन कार्लोस के खुद अपने वसाइल इख्तियार करूं। हाँ, तुम्हारे एक पुरस्कार वसीले के बारे में मुझे भी इल्म है और उस पुरस्कार वसीले के बारे में मैं ये बात जानता हूं कि उसने बेशतर मौके पर तुम्हें जगराजन राज से बचाया है। मैं एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। रजब अली, मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा सबसे बड़ा हमदर्द और इस कायनात में मेरा वाहिद दोस्त, पता नहीं किस हाल में होगा। यकीनी तौर पर इवन कार्लोस इस कदर ज़हीन इंसान है कि उसे मेरे उस पुरस्कार वसीले के बारे में थोड़ी बहुत इत्तला जरूर होगी। जगराजन राज भी ये बात जानता था, लेकिन कोई भी उसकी गर्द को नहीं पा सका। उस वक्त फिर रजब अली मेरे दिल के गोशों में तड़पने लगा। इवन कार्लोस बहुत देर तक मुझसे बात करता रहा, फिर उसने कहा, और मैं अभी से तुम्हें खुदा हाफिज कहता हूँ, लेकिन इस बात को जहन में रखना कि जब भी कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुमसे राब्ता कायम करूँगा, और अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत हुई तब भी मैं तुम्हें बेतकल्लुफ़ी से कह दूंगा कि आकिल रफ़ीक जाओ और मेरा ये काम कर दो। मैं आपका खादिम हूँ मिस्टर इवन कार्लोस। फिर इवन कार्लोस चला गया और मैं इन बातों पर गौर करने लगा जो इवन कार्लोस मुझसे कर गया था। हकीकत यह है कि मुझे लगता था जैसे मेरी उम्र सैकड़ों साल हो। कैसे कैसे अजीब मराहिल से गुजर चुका हूँ। जिंदगी के इतने रुख सामने आए थे कि अब तो उन पर हैरान भी नहीं हुआ जा सकता। बस सब कुछ ही तो हो चुका था जिंदगी में। सैकड़ों मार के, ना जाने किस किस से दुश्मनियां, ना जाने कैसे कैसे लोगों से वास्ता पड़ा। अजीबोगरीब वक्त गुजरा, लेकिन एक बात जरूर है, इंसान चांद पर पहुंच जाए, मुरीख का सफर करे, लेकिन अपनी असल ही होती है और आखिरकार वो अपनी असल ही की तरफ लौटना पसंद करता है। इवन कार्लो से बेशुमार हदायत लेने के बाद मैंने तने तनहा वतन का रुख किया। अहले वतन जू के तू थे। जिंदगी का मामूल उसी तरह था जिस तरह हुआ करता। अफरा तफरी, हंगामा आराई, एक दूसरे से नफरत, खुद गर्जी, इंसानों को सताने के हजारहा तरीके,
सब कुछ पहले ही के मुताबिक। इब्तदा में एक होटल में काम किया और सुबह से निकल जाता और टैक्सी से पूरे शहर की सड़कें नापता फिरता। ये मामूल 3-4 दिन तक जारी रहा। फैसला किया कि अपने लिए किसी मकान की तलाश जरूरी है। इवन कार्लोस ने मुझे वाकई एक बेहतरीन मौका फराहम किया था। खुद अपने तौर पर कोई ऐसी बात भी नहीं सोची थी कि वतन वापस आकर यहाँ फरोकश हो जाऊं, लेकिन अब जबकि यहाँ आ गया था तो ये फर्ज होता था कि अहले वतन का बड़ा कर्ज होता है। इंसानों पर अगर कोई कर्ज अदा करने के काबिल है तो उसे उस कर्ज की अदायगी जरूर करनी चाहिए। मुझ पर भी ये सब कुछ कर्ज था और अब मैं इसकी अदायगी करना चाहता था। चुनाचे अब मेरी निगाहें जरा मुख्तलिफ अंदाज में सूरत हाल का जायजा ले रही थीं। पैसे से हर काम आसानी से हो जाता है। एक इंतहाई खूबसूरत घर तलाश किया और उसके बाद उसे हासिल कर लिया। उस खूबसूरत और अजीमोशान कोठी में तन्हा जिंदगी का तो तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मैंने दिल में सोचा कि मुलाजिम रखने चाहिए। 2 खादमें, 2 खादिम और 1 ड्राइवर फिलहाल काफी थे। इश्तिहारात के जरिए लोगों को तलब किया। ड्राइवर का इंटरव्यू कर रहा था। उस दिन 3 अफराद आकर जा चुके थे। चौथा आया, अपने कमरे में बैठकर ये इंटरव्यू कर रहा था। नया आने वाला आकर मेरी मेज के करीब खड़ा हो गया। बैठ जाओ, मैंने कागज पर निगाहें जमाए जमाए कहा। सर कहाँ बैठूं? क्या आपके सामने कुर्सी पर? ड्राइवर ने सहमी हुई आवाज में कहा और ना जाने क्यों इस आवाज में मुझे एक अजीब सी कैफियत महसूस हुई। गर्दन उठाकर देखा तो जैसे 1000 वोल्ट का करंट लगा। जो कुछ मेरे सामने था उस पर यकीन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन बात इंतहाई हैरानी की थी। सादा से लिबास में सादा से नकूश लिए हुए रजब अली मेरे सामने मौजूद था। वह बिल्कुल खामोश निगाहों से मुझे देख रहा था।